हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया सेकंड टर्म एग्ज़ाम से रिलेटेड सेशन 21-22 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये सेट 1 है क्लास 11 का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर। ठीक है, इंग्लिश कोर से रिलेटेड है ये जो आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसके कुछ क्वेश्चंस का हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कौन से क्वेश्चंस हैं? दीज आर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसलिए हमारे वीडियोस में जो है आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है और मे बी एग्जामिनेशन में यदि आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जैसे बोलता है, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट ए केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई? 12 Who is Mr. Crocker Harris? How was he different from other masters? 13 Why has the article been titled Silk Road? 14 Does the poem Father to Son talk of an exclusively personal experience, or is it fairly universal? 15 What according to the poem childhood is involved in the process of growing up? 16 Why did Einstein say I can't see any point in learning dates? Or 17 Who was डॉक्टर एंड्रयूज? वेयर वॉज ही वर्किंग? ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस का जो है आप लोगों को आज सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 जो हम लोग पढ़े, ये वाला। What does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify? ठीक है, एक चीज़ मैं पहले ही आप लोगों को लर्नर्स बता देना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों को ये थोड़ा बड़ा भी लग सकता है, ये हुआ या इसका आगे वाला क्वेश्चन हुआ, लेकिन एक्चुअली क्या किया गया है कि क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को वो क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और सपोज़ आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स यानी 5 मार्क्स में यदि वो क्वेश्चन पूछता है तो भी आप उसे बनाएंगे तो सफिशिएंट होगा, सेम लिख देंगे तो। ठीक है, 3 नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो सुइटेबल नहीं लगता है या लास्ट का 1-2 लाइन आप या बीच का 1-2 लाइन आप उसमें से माइनस कर सकते हैं, जिससे कि वो 3 नंबर के लिए सुइटेबल हो जाए। ठीक है, तो इसी के लिए आप लोगों का आंसर थोड़ा लेंदी लग सकता है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द नोटिस? ठीक है, जो नोटिस था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। ठीक है, द ग्रीन मूवमेंट जो हमने इससे पहले भी अपलोड किया था उससे भी रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड है, द एलिंग प्लैनेट से। तो एक केज है, ठीक है, पिंजड़ा जिसको बोलते हैं, एक जू में एक पिंजड़ा है। कहाँ पर है ये? लुसाका जाम्बिया, ये जगह का नाम है। लुसाका जाम्बिया जगह का नाम है। इस जगह पर एक जू है, चिड़ियाघर, उसमें एक पिंजड़ा है और उसी पिंजड़े में जो है एक नोटिस लगा हुआ है कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो ये किस चीज़ का प्रतीत है, मतलब वो किस जानवर को सबसे डेंजरस बता रहा है, वही हमें सिद्ध करना है। ओके, क्या है आंसर? इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स। ठीक है, आप लुसाका जाम्बिया जाइएगा, वहाँ के जू में आपको ये नोटिस मिलेगा, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। ओके, अब आप सोचिएगा कि बाप रे बाप, इस पिंजड़े में बहुत ही खतरनाक जानवर होगा, लेकिन जैसे ही इनसाइड द केज, जैसे आप पिंजड़े में अंदर जाइएगा, देयर इज़ नो एनिमल, वहाँ आपको कोई भी जानवर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? बट ए मिरर, एक बड़ा सा आईना आपको मिलेगा। ठीक है, वेयर यू कैन सी योर ओन इमेज व्हेन यू स्टैंड बिफोर इट। और जब भी आप आईने के सामने खड़ा होइएगा तो ऑब्वियसली आप अपने आप को ही देख पाइएगा उस आईने में। तो मतलब आप सीधे सीधे समझ जाइए, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है? आप हो, मैं हूँ, हम हैं। ठीक है, मतलब हम मनुष्य ही हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जीव। कैसे? दिस मीन्स दैट मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। इसका कहने का मतलब क्या है? मनुष्य जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक प्राणी है। ही कैन डिस्ट्रॉय एंड डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग ऑन अर्थ। मनुष्य क्या कर रहा है वो देखिएगा, डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद करना, तहस नहस करना। तो मनुष्य जो है वो डिस्ट्रॉय, बर्बाद तो कर ही रहा है, कर सकता है, और अभी प्रेजेंट में डिस्ट्रॉइंग यानी कर ही रहा है। ही इज़ डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। वो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते जा रहा है। ठीक है, आप लोग देखिएगा ये जो हमने सर्कल किया, फॉरेस्ट, फिशरीज और ग्रासलैंड्स, ये हम लोगों के चैप्टर में 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बताया गया है। ठीक है, आप लोगों को हो सके क्वेश्चन में पूछ देगा 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो आप लोग इन्हीं डालिएगा, नंबर 1 फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड्स। तो इस क्वेश्चन में आपके 2 आंसर छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड्स। मनुष्य देखिएगा जंगलों को भी ख़त्म कर रहा है, फॉरेस्ट,
फिशरीज मछलियों का भी अत्यधिक सफाया कर रहा है। ग्रासलैंड जो घास युक्त भूमि चरागाह वगैरह उसे भी ख़त्म करते जा रहा है। एंड क्रॉपलैंड्स जो अनाज युक्त भूमि है उसे तो ख़त्म कर ही रहा है, बंजर कर ही रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कृषि की जो खाद की जो पद्धति है, सल्फेट, यूरिया, ये सब हम लोग जो डालते हैं वो मिट्टी को बंजर करते जा रहा है। साथ ही साथ ही इज़ डिस्ट्रॉइंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर स्पीसीज ऑफ लाइफ। साथ ही साथ इतने से ही उसका मन नहीं भरा, वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे वन संपदा हो गया, हम लोगों का खनिज संपदा वगैरह हो गया, आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों को भी वो ख़त्म करते जा रहा है और दूसरे जीवों को भी ख़त्म करते जा रहा है, ठीक है। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हम मनुष्य ही हैं, इसीलिए ऐसा लुसाका जाम्बिया में चिड़ियाघर जो है वहाँ पर लिखा गया है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, और वहाँ उस पिंजड़े में कुछ नहीं है, सिर्फ एक आईना रख दिया गया है जिसमें आप खुद को देख पाइएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, हु इज़ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। क्रॉकर हैरिस कौन है? हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर्स, कैसे वो दूसरे मास्टर्स से डिफरेंट, ठीक है। इसमें मैं बता दूंगा, 11 क्वेश्चन में देखिएगा, द वर्ल्ड ही इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग ऑन अर्थ, ही इज डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड्स, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें से कहीं कटने जैसा नहीं लग रहा है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉकर हैरिस कौन है और वो कैसे दूसरे मास्टर्स से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। मतलब हमें दैट मीन्स हमें आंसर में उनकी क्वालिटीज़ को बताना है, उन्हें अलग साबित करना है। तो सबसे पहले मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ ए टीचर इन टैप्लो स्कूल, ठीक है, टैप्लो के विद्यालय में, कहने का मतलब टैप्लो जिस विद्यालय में पढ़ता था, ठीक है, टैप्लो का कोई स्कूल नहीं था, मतलब जिस स्कूल में टैप्लो पढ़ता था उसी स्कूल में क्रॉकर हैरिस उसके टीचर थे। ओके, क्लियर हो गया। देन द फर्स्ट थिंग दैट वी गैदर अबाउट मिस्टर हैरिस, अब हम लोग क्रॉकर हैरिस कैसे वो अलग था दूसरे टीचर से वो बता रहे हैं, ठीक है। तो मिस्टर हैरिस के बारे में हम लोग सबसे पहले क्या कलेक्ट किए इन्फॉर्मेशन, इज़ दैट ही ऑलवेज ऑबेज द रूल्स, कि वो हमेशा रूल का पालन करते हैं, ठीक है, रूल रेगुलेशन के काफ़ी पाबंद हैं। He does not tell the students anything about their results because according to the rules the result are to be announced on the last day by the headmaster। दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है, आप लोग इस तरह से नंबरिंग करते जाइएगा तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगा। जैसे वो ऑबेज द रूल्स, इसको हम लोग नंबर 1 पॉइंट दे देंगे, आंसर में होने से अब मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर 2 में हम क्या बता रहे हैं कि वो जो है कभी भी स्टूडेंट्स को रिजल्ट के बारे में नहीं बताते हैं। जनरली देखिएगा बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि मैंने वाहवाही लूटने के लिए, स्टूडेंट्स में अपना नाम दबदबा बनाने के लिए उस स्टूडेंट्स को पहले ही बोल देते हैं कि तुम पास हो गया, तुम टॉप कर गया, तुम्हारा इतना नंबर आया, ऐसा करके वो सारे बता देते हैं, बल्कि ये जो है रूल के खिलाफ है। एक्चुअली क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स द रिजल्ट आर टू बी अनाउंस्ड ऑन द लास्ट डे बाय द हेडमास्टर, ठीक है। एक्चुअली जब रिजल्ट होता है लास्ट डे, स्कूल का जो सेशन होता है उसमें हेडमास्टर के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया जाता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट हो गया, अब हम लोग 3rd पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, ही ऑर्डर्स टैप्लो टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर मिसिंग द स्कूल फॉर 1 डे, ठीक है। ये इसे हम लोग 3rd पॉइंट दे देते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे और वो टैप्लो एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाए थे मिसिंग द स्कूल फॉर 1 डे, यानी टैप्लो एक दिन स्कूल मिस किया था, जिसके चलते सोचिए लास्ट डे यानी स्कूल का लास्ट दिन है और उस दिन भी उसे एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाया गया। ओके, हिज स्टूडेंट्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम येट दे डू नॉट डिसलाइक हिम, इसे हम लोग 4th नंबर दे सकते हैं कि उसके जो स्टूडेंट्स थे वो जो हैं उससे स्कैर्ड माने होता है डरना, ठीक है, उसे डरते थे लेकिन उसे नापसंद नहीं करते थे। जनरली बच्चे देखिएगा, स्टूडेंट्स जिस टीचर से डरते हैं उन्हें नापसंद भी करते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे डरते थे लेकिन नापसंद नहीं करते थे, उन्हें लाइक करते थे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 4 पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, 5 पॉइंट, ठीक है। ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट, ठीक है, ही डज़ नॉट बीट द स्टूडेंट्स लाइक अदर टीचर्स। सैडिस्ट मतलब होता है परपीड़क, यानी दूसरों को सजा देने में जिसको आनंद आता है उसे सैडिस्ट कहते हैं। तो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स लोग को मारने पीटने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो लेकिन ये वैसे नहीं थे, वे सैडिस्ट नहीं थे, मारते पीटते नहीं थे लाइक अदर टीचर्स, दूसरे शिक्षकों की तरह। ओके, ये हो गया 5th पॉइंट। फिर क्या बोलता है, ही डज़ नॉट फेवर और डिसफेवर एनी स्टूडेंट, इसे हम लोग 6 नंबर दे सकते हैं
कि वो किसी भी स्टूडेंट का फेवर या डिसफेवर नहीं करते थे। मतलब होता है ना कि कुछ कुछ टीचर लोग का प्रिय स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। सपोज जैसे राम है, राम बहुत अच्छा तेज़ लड़का है तो सब टीचर उसको लाइक करते हैं, फेवरेट बोलते हैं, मेरा शिष्य है बोलते हैं। और बहुत कुछ कुछ बदमाश थोड़े जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं वो माने टीचर लोग उनसे गुस्साए रहते हैं। वैसा ये नहीं, मतलब ये सबको इक्वल देखते हैं, किसी का फेवर या डिसफेवर नहीं करते हैं कि कोई मंत्री का बेटा है या कोई माने इस तरह से बड़े बिजनेसमैन का बेटा है तो हम उसका फेवर करेंगे, वैसा वो नहीं करते थे, ठीक है। और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ही इज़ ए स्ट्रेंज एंड स्पेशल पर्सन, वो एक विचित्र और माने स्पेशल पर्सन थे। इन दिस वे ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर्स। तो इन 6 तरीके से हम कह सकते हैं कि वो दूसरे मास्टर्स से अलग थे, डिफरेंट थे, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हो गया। रूल ऑबे करते थे, स्टूडेंट्स लोगों को रिजल्ट नहीं बताते थे, फिर टैपलो को बुलाए थे एक्स्ट्रा वर्क के लिए, फिर स्टूडेंट्स उससे डरते थे लेकिन लाइक भी करते थे, और फिर वो सैडिस्ट नहीं है, और छठा नंबर में वो किसी भी स्टूडेंट्स का फेवर नहीं करते थे। तो यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। आप लोग जो हैं जो आपको मेन लगे वो उन सेंटेंस को उन पॉइंट्स को आप लोग 3 नंबर के आंसर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर का मार्क्स यदि है तो आप लोग कम से कम 4 पॉइंट्स जरूर डाल दीजिएगा कि सपोज़ 1 पॉइंट गलत हो गया तो मतलब कोई ना कोई पॉइंट्स तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट में आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इसलिए कम से कम 4 पॉइंट आप लोग अपने आंसर में, यदि ये क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट जरूर डालिएगा, ओके, जो आपको अच्छा लगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 क्या बोलता है, वाई हैज़ द आर्टिकल बीन टाइटल सिल्क रोड, ठीक है। अब ये जो टाइटल है, जो चैप्टर है सिल्क रोड, उसका टाइटल, उसका नाम, शीर्षक जो है सिल्क रोड क्यों रखा गया, ठीक है। तो क्यों रखा गया, द आर्टिकल इज एन अकाउंट ऑफ द ऑथर्स जर्नी फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड रावू टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट कोरा। एक्चुअली क्या है, ये जो आर्टिकल हम लोग पढ़े सिल्क रोड, ठीक है, सिल्क रोड ये क्या है, लेखक का एक यात्रा वृत्तांत है, जर्नी जो उसने की थी, कहाँ से, रावू से माउंट कैलाश की यात्रा की थी, किस लिए, कोरा कंप्लीट करने के लिए। ये कोरा क्या होता है, कोरा एक तरह से आप लोग बोलिए तो धार्मिक यात्रा हुई, जो धर्म से रिलेटेड है, पवित्र स्थलों पर हम लोग जाते हैं तो उसे कोरा कहा जाता है। तो उसी कोरा को कंप्लीट करने के लिए वो रावू से माउंट कैलाश की यात्रा करता है। तो इसी दौरान, यात्रा के दौरान वो क्या करता है, ही टेक्स द ओल्ड ट्रेड रूट अलोंग द ईस्ट वेस्ट हाईवे फ्रॉम लासा टू कश्मीर। इस यात्रा को पूरा करने के लिए वो जिस मार्ग का अपनाता है वो ओल्ड ट्रेड रूट, यानी वो पुराना व्यापारिक मार्ग था, पुराने समय में व्यापार किया जाता था, तो इसी ईस्ट वेस्ट हाईवे को वो अपनाता है, जो कि कहाँ से कहाँ तक था, लासा से कश्मीर तक था। इट वॉज थ्रू दिस रूट, यही वो रास्ता था, यानी ये जो लासा से कश्मीर जाता है ओल्ड ट्रेड रूट। यहाँ क्या होता है, द सिल्क मर्चेंट, यानी पुराने समय में, पहले के ज़माने में जो सिल्क मर्चेंट लोग थे, यानी रेशम के जो व्यापारी थे, पुराने समय में रेशम देखिएगा बहुत मतलब उसका व्यापार किया जाता था, तो रेशम के जो सिल्क मर्चेंट लोग थे, व्यापारी लोग थे, ऑफ इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के, विजिटेड देयर कंट्रीज़, तो इसी रास्ते से, ठीक है, यानी कहाँ से, ये जो लासा से कश्मीर जा रहा है, ठीक है, इसी रास्ते को वो यूज़ करते थे भारत और चाइना के व्यापारी लोग रेशम का मतलब आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है। हेंस द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल सिल्क रोड, इसीलिए इस रोड, ये जो रोड है, इससे जो है व्यापारी लोग आना जाना कर रहे हैं, क्या चीज़ को ले जा रहे हैं, सिल्क को, यानी रेशम को, इसलिए इस रोड को नाम ही दे दिया गया क्या, सिल्क रोड। आई थिंक समझ में आ गया होगा सिल्क रोड नाम क्यों पड़ा, ठीक है। और क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि कोई बड़ा या छोटा उसका आंसर होता है। आप सीधे बोल दिया इसका नाम क्यों पड़ा सिल्क रोड, तो इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उससे सिल्क का व्यापार किया जाता था, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आप लोगों को आंसर लंबा छोटा हो जाता है। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, इसका देखिएगा आंसर थोड़ा लंबा है क्योंकि वैसे उसी हिसाब से इसका आंसर भी बनेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। डज द पोएम फादर टू सन टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट फेयरली यूनिवर्सल। ये जो पोइट्री आपने पढ़ी फादर टू सन, ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बतलाता है या फिर उसमें जो समस्या बताई गई है वो यूनिवर्सल है, मतलब विश्व में सर्वव्यापी है, सभी के साथ ये समस्या है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। कि फादर टू सन में जो बातें की गई हैं, जो थीम निकल कर आता है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब किसी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम है या फिर पूरे विश्व की प्रॉब्लम है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ही देख के लग रहा होगा आप लोगों को लंबा आंसर बनेगा, क्योंकि नहीं तो 2-3 लाइन में लिख देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
आंसर क्या बोल रहा है, देर इज़ नो डाउट दैट द पोएम टॉक्स ऑफ ए पर्सनल एक्सपीरियंस। बोल रहा है इसमें कि कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि ये जो पोइट्री है वो पर्सनल एक्सपीरियंस को बता रही है। पहले हम लोग पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, फिर देखिएगा हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सल का भी जिक्र किए हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पर्सनल क्यों है वो बता दे रहे हैं, ठीक है। क्यों है, इट डिस्क्राइब्स द एगोनी ऑफ द फादर ओवर हिज रिलेशनशिप विद हिज सन। क्योंकि इस पोइट्री में एक जो पिता है उसके दुख को बतलाया गया है। एगोनी मीन्स क्या, उसके दुख, ठीक है। वो जो मतलब पीड़ा महसूस करता है उसको बताया गया है। किस लिए, उस फादर के और उसके बेटे के बीच में जो संबंध है उसको लेकर उसको बहुत ही दुख है। दे हैव बीन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स नाउ। ये दोनों बाप बेटे क्या करते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं, ठीक है। बट देर इज़ ए कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द टू। लेकिन दोनों के बीच में बहुत ही देखिएगा वार्तालाप का अंतर हो जाता है। हमारे घरों में भी देखिएगा आजकल जो मॉडर्न फैमिली आ गई है, बाप बेटे में उस प्रकार से रिलेशन नहीं रह गया है, ठीक है। बेटा अपना मस्ती में बाइक लेके निकल गया, घूम रहा है, कॉलेज जा रहा है, इस प्रकार से, और पिताजी भी अपना ड्यूटी वगैरह कर रहा है। तो दोनों मतलब एक दूसरे को इज्जत करते हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते हैं, उस हिसाब से बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है। पिता भी नहीं समझ पाता है कि आखिर मेरे बेटे को क्या हो गया है, ऐसा करके। तो वही चीज़ बोल रहा है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, दे टॉक लाइक स्ट्रेंजर्स। वे लोग अनजानों की तरह बातें करते हैं, ठीक है। द फादर डज नॉट अंडरस्टैंड हिज सन। पिता जो अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा है। ही नोज नथिंग फॉर हिम, वो उसको नहीं जान रहा है। आप याद कीजिए, जब कोई एक बच्चा जो है वो छोटा होता है तो देखिएगा मतलब वो हर प्रॉब्लम अपनी किससे शेयर करता है, अपने पिता से शेयर करता है, और पिता भी बेटे की डिमांड पूरी करता है। लेकिन यही जो बेटा है, ये जब देखिएगा बड़ा हो जाता है तो ये देखिएगा हर चीज़ अपने पिता से छुपाने लगता है, और पिता भी उसे नहीं समझ पाता है कि आखिर बेटे को क्या चाहिए, उसकी खुशी किस में है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यही इसी को हम लोग कम्युनिकेशन गैप बोल रहे हैं। दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह रह रहे हैं, बाप बेटा को समझ नहीं पा रहा है। ही नोज नथिंग ऑफ हिम। द सन लिव्स इन हिज ओन वर्ल्ड। और बेटा जो है वो अपने ही संसार में खोया हुआ है, अपने ही संसार में रह रहा है। ही हैज़ हिज ओन डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स। उस लड़के की अपने जो हैं डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, ड्रीम्स है, स्वप्न है, लड़के के अपने ड्रीम्स। अब जाहिर सी बात है एक जनरेशन गैप आ जाता है। बाप जो है 60-70 साल का, बेटा जो है 25-30 साल का, तो जाहिर सी बात है दोनों की सोच में तो फ़र्क आएगा ही। तो बेटे की अपनी इच्छाएं हैं, अपने स्वप्न हैं। द फादर कैन नॉट शेयर वाट हिज सन लव्स। और जो उसके बेटे को पसंद है वो उसके बाप को पसंद नहीं है, वो उसे शेयर नहीं कर पा रहा है। सो द फादर वांट्स टू बिल्ड अप द सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इसलिए वो पिता क्या चाह रहा है, उसी रिलेशनशिप को बनाने खोज रहा है दैट ही हैड व्हेन द सन वाज ए लिटिल चाइल्ड। जब उसका जो बेटा है बड़ा हो गया, वो छोटा बच्चा था, उस समय जो संबंध थे दोनों बाप बेटे के बीच में, वैसे ही संबंध को वो कायम करना चाह रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है ये एक बाप बेटे का प्रॉब्लम है, इसलिए हमने यहाँ क्या बताया, पर्सनल बताया। लेकिन फिर क्या बोल रहे हैं, बट दिस इज़ ए फेयरली यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो बातें बतलाई गई है, ऐसा नहीं कि एक बाप बेटे की है, ठीक है, मेरे और मेरे बेटे के बीच में है, या जो भी इस वीडियो को देख रहा है यदि वो शादीशुदा है तो उसके और उसके बेटे के, या स्टूडेंट तो ज़रूर होगा, स्टूडेंट है तो उसके बाप के बीच में रिलेशन है, ऐसे करके। तो ये मेरी या आपकी नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबके साथ ये समस्या है, इसलिए हम लोग इसे यूनिवर्सल बता रहे हैं, सार्वभौमिक, ठीक है। मोस्ट फादर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, अधिकांशतः पिता जो हैं विश्व भर में आर लाइकली टू हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, इसी प्रकार के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। इसलिए हम लोग दोनों बता रहे हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस बताया गया है कि यूनिवर्सल। इसलिए हमने बताया पहले ये पर्सनल है, उसके बाद फिर ये सबकी समस्या है, इसलिए यूनिवर्सल भी हो गई, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। What according to the poem childhood is involved in the process of growing up। ठीक है, ये भी देखिएगा, थोड़ा लेंदी आपको लग सकता है क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स को बतलाए गए हैं और तीनों को समझाना बहुत ज़रूरी है। What according to the poem childhood is involved in the process of growing up। ठीक है, ये जो पोएट्री आपने पढ़ी चाइल्डहुड, ठीक है, इसमें क्या प्रोसेस है जो है ग्रोइंग अप, जब आप बड़े होने लगते हो तो उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होने लगता है, क्या क्या डिफरेंसेस आने लगते हैं, उन सब के बारे में बतलाया गया है। तो इसका क्या आंसर है, रेशनलिज्म, हिपोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिटी आर द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप।
ठीक है। यदि आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं पर आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1 या 2 नंबर में भी पूछता है तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 3 नंबर के लिए थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आप बता रहे हो कि जो प्रोसेस है ग्रोइंग अप यानी बड़े होने का, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका क्या प्रोसेस है, उसमें 3 चीज़ों को इस पोइट्री में बताया गया है। एक है रैशनलिज्म मतलब तर्क संगत, हिपोक्रेसी पाखंडता, आडंबर झूठ जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडिविजुअलिटी व्यक्तिवादिता, ठीक है, यानी अपने आप में सीमित रह जाना। तो इन चीज़ों से ही बच्चे का ग्रो होता है, उसके ग्रोइंग प्रोसेस में ये 3 चीज़ों शामिल हैं, ठीक है। एक एक चीज़ पर हम लोग अब गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग किस चीज़ को, रेशनलिज्म के ऊपर। रेशनलिज्म, ठीक है, यानी कहने का मतलब तर्कसंगतता। एज द चाइल्ड ग्रो, जैसे जैसे देखिएगा चाइल्ड ग्रो करता है, बड़ा होता है, ही बिकम्स रेशनल, वो तर्कसंगत होते जाता है। कैसे? ही बिगन्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी थिंग्स। वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो देखिएगा अंतर करने लगता है क्या रियल है और क्या काल्पनिक है उसके बीच में। छोटा बच्चा है देखिएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, वो देखिएगा उसको एक कुछ खिलौना पकड़ा दीजिएगा तो उसको भी वो खाने लगता है, मतलब वो उसे भी खाने की चीज़ सोचता है, मतलब वो क्या इमेजिनरी और रियल में उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक खिलौना सेब पकड़ा दीजिए एक ओरिजिनल सेब पकड़ा दीजिए, वो दोनों को ही खाने लगता है, ठीक है। तो ये कब होता है? ग्रोइंग प्रोसेस में। तब जब बच्चा ग्रोइंग करता है वो जानने लगता है कि क्या रियल है और क्या काल्पनिक है, बिटवीन द ट्रूथ एंड फिक्शन, क्या सच है क्या झूठ है। ही रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट फाउंड इन ज्योग्राफी। वो महसूस करता है कि हेल और हेवन जो है वो ज्योग्राफी में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको हम ज्योग्राफी के मैप में बोलेंगे कि चलो इंडिया दिखाओ, झारखंड दिखाओ, ठीक है, दिल्ली दिखाओ, तो आप दिखा दोगे। लेकिन हम आपको मैप में पूछेंगे कि हेल और हेवन दिखाओ यानी स्वर्ग और नर्क दिखाओ मैप में, तो कहीं आप दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे। तो हम तो बोलते हैं आपको कि स्वर्ग है, नर्क है, ऐसा है, तो कहाँ है भाई, चलो मैप में दिखाओ, तो हो गई ना झूठ की बातें। तो मतलब आप बड़े होने लगे, आप जानने लगे कि स्वर्ग नर्क जो है झूठ है, वो मैप में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दे कुड नॉट एग्जिस्ट, ऐसा करके तो ये हो गया रेशनलिज्म। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हिपोक्रेसी मतलब पाखंडता, झूठा जिसको बोलते हैं। द सेकेंड एलिमेंट इज हिपोक्रेसी। एज द चाइल्ड ग्रोज ही डज नॉट रिमेन द सेम एज ही वॉज इन हिज चाइल्डहुड। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो बच्चे जैसा नहीं रहता है। ही टॉक्स एंड प्रीच ऑफ वन थिंग बट डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंगली। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो देखिएगा बातें करेगा, ठीक है, संदेश देगा, प्रचार करेगा, लेकिन वैसा वो एक्टिंग नहीं करेगा, वैसा वो काम नहीं करेगा। सपोज कहने का मतलब जैसे हमने बोला कि जो है किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन देखोगे वो बड़ा होने लगेगा तो सबसे लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। हम बोलते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो देखोगे दुनिया भर का बड़ा होकर झूठ बोलते जा रहा है, छोटा सा में वो झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब क्या, वो उसका ग्रोइंग प्रोसेस है, वो बड़ा हो रहा है, ऐसा करके। ही रियलाइज दैट एडल्ट्स वेर नॉट द सेम एज दे अपीयर टू बी। वो क्या महसूस करता है कि बड़े जो हैं वो जैसा दिखते हैं वैसा नहीं है। बड़े बच्चे को बोलते हैं बेटा झूठ मत बोलो, लड़ाई झगड़ा मत करो, चोरी मत करो, लेकिन देखोगे कि आप बड़े लोग ही वैसा कर रहे हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वे प्यार की बातें करते हैं। दे प्रीच्ड ऑफ लव, वे प्रेम का संदेश देते हैं। बट दे डिड नॉट बिहेव और एक्ट विथ लव, लेकिन उनका व्यवहार और जो कर्तव्य है वो लव जैसा नहीं है, ठीक है। दुनिया भर का झगड़ा लड़ते रहते हैं। दे बिकेम हिपोक्राइट्स। कहने का मतलब क्या, वो हिपोक्राइट्स हैं, पाखंडी हैं, झूठे हैं। कम टू द थर्ड एलिमेंट दैट इज इंडिविजुअलिटी। अब इस पर चर्चा करते हैं। द थर्ड एलिमेंट दैट ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स इन इंडिविजुअलिटी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवादिता। एज वन ग्रोज अप वन बिकेम्स इंडिपेंडेंट इन हिज थिंकिंग। जैसे जैसे आदमी देखिएगा बच्चा बड़ा होने लगता है, वो उसकी जो थिंकिंग है यानी उसकी जो सोच है, थिंकिंग है, वो इंडिपेंडेंट होने लगता है, ठीक है। बच्चा जब छोटा रहता है तो वो दूसरे की सोच के अनुसार चलता है कि अभी पढ़ना है, अभी खाना है, अभी सोना है, अभी खेलना है, ये मत करो, वैसे करो, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोइंग होने लगता है, ग्रो होने लगता है, तो देखिएगा उसकी थिंकिंग अपनी होने लगती है। वो अपने अनुसार पढ़ता है, खाता है, सोता है, खेलता है या जो भी एक्टिविटीज़ करता है। हिज आइडियाज़ बिकेम हिज ओन। उसके जो विचार हैं उसके खुद के विचार हैं, दूसरे के विचार उस पर थोपे नहीं जा सकते हैं। ही इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द थिंकिंग ऑफ अदर्स। वो दूसरे के सोच से प्रभावित नहीं हो सकता है। ही कैन थिंक फॉर हिमसेल्फ एंड एक्ट फॉर हिमसेल्फ। वो हिमसेल्फ यानी अपने लिए सोचता है और अपने लिए ही एक्ट भी करता है, काम भी करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ग्रोइंग
प्रोसेस में इन तीन चीज़ों का चाइल्डहुड पोइट्री में जिक्र किया गया है, रेशनलिज्म, हिपोक्रेसी और इंडिविजुअलिटी। ठीक है, अब 3 नंबर के हिसाब से ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो आप लोग जैसे इसमें डिडक्शन ये समझाने के लिए मैंने इतना लेंदी लिखा था, आप लोग उसमें जो है जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ था, ही बिगन्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी थिंग्स, बिटवीन ट्रूथ एंड फिक्शन। ठीक है, यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं या यहाँ से ही हटा दीजिए, बिटवीन ट्रूथ एंड फिक्शन। ठीक है, तो इतना जो है आप लोग इन यहाँ से हटा सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ जो है यहाँ से आप जो एग्जाम्पल दिया गया है उसे भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2-2 4-4 लाइन करके आप मतलब माइनस कर सकते हैं। ठीक है, और 5 क्वेश्चन में पूछेगा तब आप पूरा लिख दीजिएगा, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये वाई डिड आइंस्टीन से आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। आइंस्टीन ऐसे क्यों कहते हैं कि आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, कि मुझे डेट्स को याद करने में कोई पॉइंट या कोई पढ़ाई नज़र नहीं आती है, ऐसा क्यों कहते हैं। तो क्या होता है, वन डे द हिस्ट्री टीचर आस्क्ड आइंस्टीन टू टेल द ईयर। एक बार क्या होता है, उसके हिस्ट्री टीचर आइंस्टीन से पूछते हैं उस साल के बारे में, व्हेन द पर्सियंस डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू, जब जो है पर्सिया ने फ्रांस को हराया। पर्सिया ने फ्रांस को, डिफीटेड मीन्स हराना, पर्सिया ने फ्रांस को हराया वाटरलू के युद्ध में किस साल। ये क्वेश्चन उससे हिस्ट्री के टीचर पूछते हैं कि किस साल पर्सिया ने फ्रांस को हराया। आइंस्टीन सेड, आइंस्टीन क्या बोलते हैं, ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानते हैं बोलते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता बोल दिया उसने। ही मस्ट हैव फॉरगटन इट, वो भूल गया होगा ऐसे करके बोलते हैं। ही ऑल्सो सेड दैट ही सो नो पॉइंट इन लर्निंग डेट्स विच कैन ऑलवेज बी लुकड अप इन ए बुक। और उसी समय वो बोलते हैं, जब उनके टीचर के साथ बहस होती है तो वो क्या बोलते हैं कि ही सो नो पॉइंट, उन्हें कोई भी पॉइंट, कोई भी तथ्य या कोई भी नज़र नहीं आता है इन लर्निंग डेट्स, यानी डेट्स को याद करना कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। इस तरह से डेट्स को याद करने में उन्हें कोई मतलब पॉइंट नज़र नहीं आता है, क्योंकि विच कैन ऑलवेज बी लुक्ड अप इन ए बुक, जैसे किताब में देखकर आप कभी भी कोई भी जान सकता है। ठीक है, सपोज़ आप जैसे मान लीजिए 11 क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है, जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था आपसे पूछेंगे तो बता दोगे 1914 में हुआ था, 1919 18 तक हुआ था, ऐसे करके आप बता दोगे। ठीक है, ये चीज़, ये जो है हम एक 5 क्लास का स्टूडेंट है उसको भी हम रटवा देंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार इतना ईस्वी को हुआ था, तो वो भी इसे रट लेगा। ठीक है, एक 7 क्लास के बच्चे को भी माने वो हम रटवा सकते हैं, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है, यही कहना था आइंस्टीन का। ठीक है, कि ये तो बुक में कोई भी देख सकता है, कोई भी याद कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। ही प्लेनली टेल्स द टीचर दैट ही डिड नॉट ट्राई टू लर्न द डेट्स ऑफ बैटल्स फॉट लॉन्ग एगो। ठीक है, वो टीचर को एकदम सिंपल वे में बोलते हैं कि वो कभी भी ऐसा ट्राई नहीं किए, वो कभी भी ऐसा कोशिश नहीं किए कि मतलब जो युद्ध, बैटल मतलब युद्ध काफ़ी लॉन्ग एगो मतलब पहले लड़ा गया, उसका डेट याद करना, क्यों कब लड़ा गया, ऐसा करके उसमें उन्हें कोई पॉइंट नज़र नहीं आता है। बल्कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ही हैज़ हिज ओन आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन, क्योंकि आइंस्टीन का एजुकेशन के अपना विचार था शिक्षा के प्रति। क्या था, फॉर हिम आइडियाज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन फैक्ट्स, यानी उनके अनुसार आइडिया जो है वो फैक्ट से, यानी जो तथ्य है कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडियाज़। ठीक है, आइडियाज़ कहने का मतलब जो है आप लोगों का विचार। ठीक है, आइडियाज़ मीन्स क्या हो गया, आप लोगों का विचार, कि विचार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि कब हुआ था वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ही डज़ नॉट फाइंड एनी सेंस इन लर्निंग डेट्स, और उन्हें जो है इसमें कोई पढ़ाई या कोई बुद्धिमानी नहीं नज़र आती है, कोई सेंस नहीं नज़र आता है कि कोई भी डेट्स को याद कर लिया। ठीक है, कोई एक मतलब रट के उसको दुनिया भर का मान लीजिए जितना भी डेट्स से रिलेटेड है, कब किसको नोबेल प्राइज़ मिला, कब कौन सा युद्ध लड़ा गया, सब उसको वो रट लिया है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला विद्यार्थी है, बल्कि वो तो एक रटंत विद्या होगी। ठीक है, वैसा नहीं, बल्कि आइंस्टीन के अनुसार क्या, किसे वो पढ़ाई कहता था, जिसमें कि उसे क्या नज़र आए। ठीक है, आइडियाज़। ठीक है, विचार कहने का मतलब, ठीक है, युद्ध लड़ा गया तो कब लड़ा गया उसमें क्या रखा है, बल्कि ये रहना चाहिए कि क्यों लड़ा गया। ठीक है, और कैसे लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, कितने जानो माल की हानि हुई, ये हुआ विचार। तो इसमें आइंस्टीन का ध्यान रहता था। और जहाँ देखिएगा आप लोगों का मतलब ये आ गया
कोई भी चीज़ में देखिएगा, किसी भी चीज़ में व्हाट आ गया, ठीक है, हाउ आ गया, कैसे, तो यहीं पर आप लोग देखिएगा आप लोगों का साइंस प्रवेश कर जाता है, ठीक है, कि आखिर किस रीज़न से वो लड़ा गया, ठीक है। अब जैसे हम लोग बोल दिए, कुछ भी नियम बना दिए कि हाँ तथ्य ऐसे मतलब होता है, इस डेट को लड़ा गया, तो उसमें कोई पॉइंट नहीं है, ओके। तो इसलिए आइंस्टीन ने उनके हिस्ट्री टीचर को ऐसा कहा था जब उनसे बहस हुई थी कि उन्होंने आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, मुझे डेट्स को याद करने में कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आता है। उनके अनुसार आइडियाज़ आर मोर इम्पोर्टेंट देन फैक्ट्स, आइडिया उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट से ज़्यादा, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? आइडियाज़, इसलिए तो वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए, ठीक है। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज हु वॉज डॉक्टर एंड्रयूज, वेयर वॉज ही वर्किंग, ठीक है। अब ये देखिए, इसका एकदम 3 नंबर के हिसाब से एकदम सूटेबल आंसर छोटा है, क्योंकि डॉक्टर एंड्रयूज कौन थे और कहाँ काम करते थे पूछ रहा है, तो इसमें तो हमें ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे, भांजने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है। एंड्रयू मैनसन इज़ अ यंग डॉक्टर, एंड्रयू मैनसन जो है एक यंग डॉक्टर थे। ही हैज़ जस्ट पास्ड हिज मेडिकल स्कूल, आपको पूछ रहा है कि एंड्रयू कौन थे, तो हमने बता दिया, ठीक है, कि वो एक यंग डॉक्टर थे और वो कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ काम कर रहे हैं? ही हैज़ जस्ट पास्ड हिज मेडिकल स्कूल, अभी जस्ट उन्होंने मेडिकल का स्कूल से डिग्री लेकर पढ़ाई पूरी की है। ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस, और अभी वो जस्ट मेडिकल प्रैक्टिस की शुरुआत किए हैं अंडर डॉक्टर एडवर्ड पेज, ठीक है। मतलब जब भी आप डॉक्टरेट डिग्री लेते हो, डॉक्टर बनोगे आप लोग में से भी कोई, तो जब आप डिग्री लोगे तो देखिएगा कोई जो बड़े डॉक्टर होते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हुआ, साइकोलॉजिस्ट वगैरह हुए, इस प्रकार के जो बड़े बड़े डॉक्टर हुए या जनरल फिजिशियन वगैरह हुए, उनके अंडर में जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद ही आप मतलब अपना क्लिनिक वगैरह या ट्रीट वगैरह कर सकते हो, ऐसा करके। तो जस्ट मेडिकल प्रैक्टिस पूरा किया है और डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में वो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहाँ पर? इन द माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनेली, ठीक है। ब्लेनेली में, ये एक माइनिंग टाउन है, यानी खदान, कोयला उला वाला वैसा खदान वाला टाउन है ब्लेनेली, वहीं पर वो डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और साथ ही साथ और इन्फॉर्मेशन के लिए हमने जोड़ दिया कि ये वही यंग डॉक्टर थे। द यंग डॉक्टर रिवाइव्स ए न्यू बॉर्न बेबी टू लाइफ, ठीक है, कि इस युवा डॉक्टर ने एक न्यू बॉर्न बेबी को, ठीक है, एक नवजात शिशु को रिवाइव किया, मतलब फिर से पुनर्जीवित किया, लाइफ में लाया, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा कि भाई नवजात शिशु है जन्मा तो उसमें क्या लाइफ, उसमें तो लाइफ रहता ही है, नहीं, ऐसा नहीं। द बेबी, ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था, वो जो बच्चा जिसको उन्होंने पुनर्जीवित किया, द बेबी इज़ डिक्लेयर डेड बाय द मिड वाइफ, यानी जो मिड वाइफ थी, यानी जो दाई थी, नर्स थी, उसके द्वारा उस बच्चे को डेड यानी मृत घोषित करके बेड के नीचे डाल दिया गया था। वैसे बच्चे को उस डॉक्टर ने मतलब लाइफ दिया, जीवन प्रदान किया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन में भी आंसर छुपा रहता है। आप लोग एग्ज़ाम जब बैठिएगा एग्ज़ाम रूम में एकदम शांत दिमाग से और प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। देखिए, हु वाज डॉक्टर एंड्रयूज, क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है, यहीं आपका आंसर छुपा हुआ है। डॉक्टर एंड्रयूज बोल रहा है, हमने भी वही बोला कि वो यंग डॉक्टर है, ठीक है, सिंपल। वेयर वाज ही वर्किंग, तो कहाँ काम कर रहे हैं? डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में, कहाँ पर? माइनिंग टाउन ब्लेनेली, ओके। और क्यों ये फेमस है, इंपॉर्टेंट है? द यंग डॉक्टर रिवाइव्स ए न्यूबॉर्न बेबी टू लाइफ, द बेबी इज डिक्लेयर डेड बाय द मिड वाइफ, ओके। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 17 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन सेट 1 से लिए गए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फ्यूचर में जो है हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जो दूसरे मॉडल सेट हैं उनके भी इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 से 17 जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनको लेकर आने की कोशिश करेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड with our channel Advice Pawan and please like, share, subscribe our channel. Thank you.